बाबा गुरु गोबिंद सिंह की 352वीं जयंती मुल्क भर में नहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। गुरु गोबिंद सिंह 5 जनवरी 1666 में बिहार की राजधानी पटना में पैदा हुए सिख मजहब के 10वें गुरु हैं। गुरु गोबिंद सिंह सिख मजहब में काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि आपने सिख मजहब के बका के लिए अहम कारनामे अंजाम दिया और मजहबी किताबों की तरतीब भी आपका किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। गुरु गोबिंद सिंह सिर्फ मजहबी रहनुमा नहीं बल्कि एक बड़े कलमकार भी थे। गुरु गोबिंद सिंह की जयंती के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली में यादगार सिक्का भी जारी करने वाले हैं। आज मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि लोहड़ी के मौके पर एक दूसरे के घरों में जाकर मुबारकबाद दी जाती है और एक दूसरे को मूंगफली और गजक वगैरह तोहफे में दिया जाता है। खुसूसन शुमाली हिंदुस्तान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल वगैरह में बहुत ही एहतमाम के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। दिल्ली की फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 2 दिनों में एयर इंडेक्स 423 के ऊपर पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 दिनों के अंदर बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होने की उम्मीद है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई मखदूश है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे अविनाश तिवारी इस वक्त जुड़े हैं। अविनाश, दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर एक बार फिर बढ़ रहा है। एयर इंडेक्स 423 के ऊपर पहुंच चुका है। से दिल्ली में लगातार जो है हवाएं रुकी हुई है, नहीं चल रही हैं, उसके बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने लगा है। इसको लेकर जो प्रदूषण बोर्ड है उसने भी चिंता जताई है कि जो दिल्ली में भारी वाहन कार और से ट्रकों वगैरह, इसको बैन करने के लिए जो विचार किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार से भी उसने कहा कि जहां पे पोल्यूशन जो है बढ़ा हुआ है वहां पे पानी का छिड़काव वगैरह किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से दिल्ली में ये समस्या लगातार बनी हुई है, इसका स्थायी उपाय नहीं निकल पा रहा है। जैसे ही दिल्ली में हवा रुकती है या फिर जो है मौसम थोड़ा जो है आर्द्र होता है, उसके बाद से ही लगातार ये समस्या देखने को मिलने लगती है। अविनाश, ये भी खबर आई है कि मौसम विभाग ने कहा कि अगले 1-2 दिन में बारिश हो सकती है, तो क्या दिल्ली वासियों को राहत मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, जैसे ही बारिश होती है वैसे ही प्रदूषण का स्तर जरूर कम होता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन जैसा कि प्रदूषण का स्तर हर बार लगातार बढ़ ही रहा है, इसका स्थायी उपाय अब तक नहीं हो रहा है। कई बार कई लोगों ने जो है इसके स्थायी उपाय की मांग उठाई है, चाहे वो नेता हो या फिर जो सामाजिक संगठन हो, वो लगातार यही कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस प्रकार से आए दिन ये आम बात हो गई है, इससे कई सारे जो सांस के लोग हैं, जो सांस के मरीज हैं, उनको काफी दिक्कतें होती है और जो स्वस्थ लोग हैं वो भी धीरे धीरे सांस के मरीज हो रहे हैं। तो ऐसे में स्थायी उपाय के लिए कई सारे विचार किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई बात बनती हुई नहीं दिख रही है। बारिश होती है तो प्रदूषण का स्तर जरूर कुछ कम होता है, कुछ दिनों के लिए राहत मिलती है, लेकिन फिर यही समस्या अमूमन फिर से बढ़ जाती है। चलिए अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली वालों को बारिश का इंतजार है ताकि जो फ़ज़ाई आलूदगी है उससे कुछ उनको राहत मिल सके। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। ताहम हमेशा की तरह इस बार भी अवध महल में मुनक़िदा 3 रोज़ा ये अदबी मेला तनाज़े का शिकार हो गया है। देखिए हमारे नुमाइंदे रिजवान खान की ये रिपोर्ट। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन और तनाज़ात का चोली दामन का साथ है। कभी सम्मेलन की सदारत तो कभी इलाकाई इजारादारी को लेकर तनाज़ात होते रहते हैं। इस बार भी अवार्ड वापसी के लिए मशहूर अदीबा नयन तारा सहगल की सम्मेलन में शिरकत पर रोक लगने से तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से बेशतर मराठी अदीबों और शायरों ने सम्मेलन का बायकॉट किया है। अगरचे सम्मेलन में तनाज़ात की फ़ज़ा थी, ताहम यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला, साथ ही नया इलाका भी देखने को मिला।
तनाज़ा को देखते हुए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी सम्मेलन के इफ्तिताह से दूर ही रहे, जबकि वजीर तालीम विनोद तावड़े ने प्रोग्राम में शिरकत कर हुकूमत की तरफ से मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश की। इस दौरान मराठी साहित्य सम्मेलन की सदर अरुणा ढेर ने नयनतारा सहगल की सम्मेलन में गैर मौजूदगी पर अफसोस का इजहार किया, साथ ही सियासत करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की और समाधान देने वाली बात है, क्योंकि जिस साहित्यिक को हम लोग किताबों में पढ़ते थे, जो साहित्यिक जो हमें सिर्फ शब्दों से जाने जाते थे, उनको आज से रूबरू होने का मौका मुझे यहाँ पे आने के बाद मिला। बुक स्टॉल और शायरी की महफिलों से अवाम ने खूब इस्तेफादा किया। अगरचे पहले दिन तनाज़े की वजह से सम्मेलन में भीड़ कम दिखाई दी, ताहम दूसरी रोज लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नयन सहगल के हाथ में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह होना था, लेकिन किसी पॉलिटिकल वजूहात के बिना पर उनके हाथों होने वाला इफ्तिताह मंसूख कर दिया गया, जिसको लेकर इससे जुड़े हुए जो अदीब है, शायर है, उन्होंने इस सम्मेलन में शरीक होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। लेकिन आम जो जनता है, खासकर विदर्भ की जनता, वो यहाँ बड़े पैमाने पर पहुँच रही है। और बात की जाए अगर तलबा की, स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट की बड़े तादाद में इस अदबी मेले में पहुँचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए यवतमाल से रिजवान खान। ओलंपिक मेडल याफ्ता बॉक्सर खिलाड़ी मेरी कॉम ने पहली बार आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया। काजीरंगा नेशनल पार्क में मेरी कॉम ने हाथी की सवारी की और वहां सैर व तफरीह कर लुत्फ अंदोज हुई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 2020 ओलंपिक के लिए वो तैयारियां कर रही हैं। आपका दो आइए तो कैसा लगा है? First time I came here and tried. It's amazing. I have seen in my life. It's really amazing. Really love. what kind of animals you seen inside an Rhino. Next, we'll see any competition. But major competition will be World Championship. That will be the qualify for the 2020. So I'm doing my best. इखलाक, आदाब और अच्छे किरदार के बगैर हासिल की जाने वाली तालीम नुकसानदेह है। इस्लाम और दीगर मजहबों ने इंसानी इक़दार, अखलाक के किरदार को अहमियत दी है। बेंगलुरु में अल-अमीन कॉलेज की तकरीब में मलेशिया के साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने ये बातें कही। अल-अमीन इदारे की तालीमी खिदमात से मुतासिर होकर मलेशिया के एक रुकन पार्लिमान ने अल-अमीन तालीमी फ़ंड के लिए $10,000 नकद रकम का अतिया पेश किया। बेंगलुरु की अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के लिए ये एक तारीखी दिन था। मलेशिया के मजबूत सियासी लीडर साबिक नायब वज़ीर आला अनवर इब्राहिम ने अल-अमीन कैंपस का दौरा किया। अल-अमीन सोसाइटी के बानी डॉक्टर मुमताज अहमद खान से मुलाकात की। इस मौके पर अल-अमीन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस सेंटर को अल-अमीन इदारे ने अनवर इब्राहिम के नाम से ही मंसूब किया है। मलेशिया की इस कदावर सियासी रहनुमा ने मौजूदा दौर की तालीमी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। Be it Islamic texts or the Hindu texts or Christian ethics, when it comes to education, it has never disregarded the importance of iman, of belief, of akhlaq, of character, and in the pursuit of truth and happiness. In these days, India, Malaysia, the West in particular, have ignored the importance of ethics and morality. So Al-Amin is an exception. अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने कहा है कि अफ्रीकी ममालिक में तालीम की हालत इंतहाई खराब है। हिंदुस्तान, मलेशिया जैसे ममालिक को चाहिए कि गरीब मुल्कों में तालीमी तरक्की के लिए मदद करे। अल-अमीन इदारा इस कोशिश में हाथ बटाने के लिए तैयार है। 50 साल के बाद हमें अल्लाह मियां ताकत दिए, सिर्फ मिलत के नहीं, मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं, इंसानियत भी खिदमत कर सकते हैं। अगर अब नज़र दौड़ा है दुनिया पर,
सबसे कमज़ोर तख्वा अफ्रीका में है और उनका मुस्तकबिल बनाना जो है, हम जैसे लोग जिनको अल्लाह नवाजा है, हिंदुस्तान के मुसलमान, मलेशिया का मुसलमान, ये लोग अपनी ताकतों एक करके जिन पर जो अल्लाह की रहमतें अभी नाजिल नहीं हुए उनको मदद करना है। यहाँ पर हमारे मुल्क में भी हमारी कौम के लिए और इंसानियत के लिए हमको तालीम में आगे बढ़ना है। उसके लिए भी वो हमारे से ताउन करने के लिए वादा किए हैं और जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट 4 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट आए थे मलेशिया के, तो वो भी वो ताउन करने का वादा किए हैं। इस मौके पर मलेशिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने आलमी हालात पर भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि तमाम इंसानों से, पूरी मखलूक से मोहब्बत करने का दर्स देता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट।